नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। अब जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त लोकसभा की सीटें हैं 545 और राज्यसभा की सीटें हैं 250, जो आखिरी बार 1976 में तय हुई थी। अब इतने विवादों के बाद नई संसद भी बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें कुर्सियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, जिसका मतलब है अब दोनों ही सदनों में पहले से ज्यादा सीटें होंगी। इस पर दक्षिणी राज्यों ने ऐतराज भी जताया था। अब देखिए, संविधान के हिसाब से परिसीमन होना है 2026 में, जिसका मतलब है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा की सीटों में बदलाव करना। अब क्योंकि दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या कम है और उत्तरी राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उत्तरी राज्यों की सीटें दक्षिण के मुकाबले दुगनी हो जाएगी। इसी वजह से दक्षिणी राज्य परिसीमन का विरोध कर रहे थे, जिसे देखते हुए अब सरकार समानुपातिक आधार यानी प्रोपोर्शनल बेसिस पर परिसीमन की तरफ बढ़ेगी, जिसमें डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने का फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। जानकारों का कहना है कि 2025 तक जनसंख्या प्रोजेक्शन के डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 11, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड में 1, राजस्थान में 7 और हरियाणा और महाराष्ट्र में 2-2 सीटों के इजाफा होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में 9, केरल को 6, कर्नाटक को 2, आंध्र प्रदेश को 5, तेलंगाना को 2, ओडिशा को 3 और गुजरात को 6 सीटों का नुकसान होने की आशंका है। जिस परिसीमन को बढ़ाने या बदलाव लाने की सरकार कोशिश कर रही है, पहले उसे समझना जरूरी है कि आखिर ये परिसीमन क्या है। तो सुनिए, परिसीमन का मतलब है लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन के लिए आयोग बनता है। पहले भी 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग गठित हो चुके हैं। अब लोकसभा सीटों को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत 2026 से होगी। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव में लगभग 78 सीटों के इजाफे की संभावना है। तो चलिए अब जानते हैं परिसीमन से जुड़े सवाल और उनके जवाब, जो आज हर किसी के जहन में पहुंच रहे हैं। जैसे परिसीमन का फ्रेमवर्क क्या होगा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। परिसीमन आयोग से पहले सरकार ने फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया है। रिप्रेजेंटेशन को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि डेमोग्राफिक बैलेंस को ध्यान में रखकर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर विचार किया जा रहा है। तमिलनाडु पुडुचेरी में लोकसभा की 40 सीट है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 80 सीटों से 14 सीट बढ़ती है, तो इसकी आधी अर्थात 7 सीट तमिलनाडु पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब सीट बढ़ाने के लिए जनसंख्या ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आबादी के आधार पर जितनी सीटें हिंदी पट्टी में बढ़ेंगी, उसी अनुपात में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी। किसी लोकसभा में 20 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा, तो दूसरी जगह 10-12 लाख की आबादी पर एक सांसद होगा। देश के 85 लोकसभा सीटों में अल्पसंख्यकों की आबादी 20 से 97 तक है। सूत्रों के अनुसार इन सीटों पर डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने के लिए परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों को नए सिरे से ड्रॉ किया जा सकता है। महिला आरक्षण के बाद क्या होगा? 1977 से लोकसभा सीटों की संख्या को फ्रीज रखा गया है, लेकिन अब महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बाद इसे डिफ्रीज करना लाजमी है। जनसंख्या वृद्धि दर में प्रभावी नियंत्रण करने वाले राज्यों ने चेतावनी दी है कि इस आधार पर उनकी सीटों में कमी का विरोध होगा। परिसीमन से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? नई संसद की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं। इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल रखा है। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन जनसंख्या को आधार मानकर हुआ, तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएगी। लेकिन अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है, तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। वैसे तो हर 10 लाख की आबादी पर कम से कम एक सांसद तो होना ही चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर इस वक्त देश में कुल 793 सांसद हैं, जबकि इस समय देश की अनुमानित आबादी 138 करोड़ से ज्यादा है। लिहाजा
इस वक्त देश के हालात ऐसे हैं कि हर 25.5 लाख आबादी पर एक ही सांसद है। तो ऐसे में कैसे देश का भला हो सकता है? इसीलिए देश को ठीक तरह से चलाने के लिए कुछ और सांसदों की जरूरत है। शायद इसीलिए परिसीमन की अब और ज्यादा जरूरत लगने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी जनता की ओर से चुने हुए सांसद वाकई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि आंकड़ों की माने तो न सिर्फ बड़े राज्यों बल्कि छोटे छोटे राज्यों में भी सांसद एक बार चुने जाने के बाद अपने इलाकों का रास्ता भूल जाते हैं, अपने इलाकों में झांकने तक नहीं जाते। जनता का भला करना तो दूर की बात है, हमारे माननीयों को जनता की याद आती है तब जब चुनाव पास आता है। हर राजनीतिक पार्टी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अब आपको बताते हैं परिसीमन को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों का क्या कहना है। जैसे सरकार की हर नीति का विरोध करना विपक्ष का काम है, वैसे ही परिसीमन के मामले में भी हो रहा है। परिसीमन की प्रक्रिया या चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के कई नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए और उन्होंने इसे दक्षिणी राज्यों को दंडित करने वाला बताया। विपक्षियों का कहना है कि परिसीमन संबंधी किसी भी दुस्साहस का विरोध किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये तो बात हुई परिसीमन को लेकर हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है उस बारे में। अब कुछ देशों के आंकड़े देकर आपको समझाते हैं कि परिसीमन पर हमारे यहाँ क्या हालात हैं और विदेशों में क्या हालात हैं। देखा जाए तो आबादी के मामले में चीन और भारत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहां 4.5 लाख आबादी पर एक सांसद है, जबकि हमारे यहाँ 25.5 लाख लोगों पर एक सांसद है। चीन में लगभग 3000 सांसद हैं। अब बात करें सुपर पावर अमेरिका की, तो यहाँ भी दोनों सदनों को मिलाकर कुल 535 सांसद हैं और वहाँ 7 लाख की आबादी पर एक सांसद है। वहीं यूके में एक सांसद के हिस्से में करीब 1 लाख की आबादी है। अब सवाल ये है कि क्या परिसीमन का ये मुद्दा 2024 के चुनावों पर असर डालेगा या नहीं, और अगर डालेगा तो इससे किसे नफा होगा और किसे नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।